हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैट इज आल्सो नोन एज बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो टॉपिक है, ये लाइफ साइंस की जितनी भी आपके कोर्स है, चाहे बीएससी हो, बीटेक हो, एमएससी हो, एमटेक हो, या कोई भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं नीट के हों या गेट सीएसआईआर के, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं और इस वीडियो को यदि आप ध्यान से पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो आपका कंसेप्ट बायो एनर्जेटिक्स से 100% आपका क्लियर हो जाएगा। और कोई भी यदि डाउट है तो ये हमारा ईमेल आईडी दिया है, इस पर आप क्वेश्चन हमसे राइज कर सकते हैं कि सर हम उसको कैसे ये चीज़ सॉल्व करें, कैसे डिस्कस करें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है। तो दोस्तों, हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में या बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ए बायो एनर्जेटिक्स एंड बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखा जाए किसी भी आपके केमिकल रिएक्शन की यदि हम लोग बात करें, चाहे उसकी सिंथेसिस हो, चाहे उसका डिग्रेडेशन हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे यूटिलाइजेशन हो, हर के लिए क्या है, एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बायो एनर्जेटिक्स या बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज की बात हो रही बच्चों, एनर्जी चेंज इन बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसमें किसकी हम बात करते हैं बच्चों, एनर्जी चेंज की। अब एनर्जी चेंज की बात करते हैं तो या तो ट्रांसफर की बात आएगी या तो यूटिलाइजेशन की बात आएगी। तो दैट इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अब रिएक्शन की बात करते हैं। द रिएक्शन आर क्लासीफाई एज, इसके दो आपके मेन रिएक्शन होते हैं। पहला होता है एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक में हम बात करते हैं जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन वेयर एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है। सेकंड बात करते हैं इंडरगोनिक। इंडरगोनिक की बात करें जहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम्स की बात कर रहे हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक टाइप का इंडरगोनिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, एनर्जी का स्टोर होता है। अब देखिए, यदि रिलीज की बात करेंगे एक्सर्गोनिक, और यदि आप एनर्जी कंज्यूम की बात करें तो उसको इंडरगोनिक रिएक्शन। तो देखा जाए कि जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं, ये आपके दो मेन रिएक्शंस आपके होते हैं। फ्री एनर्जी की यहाँ पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्री एनर्जी का। द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क इज नोन एज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी आपकी होती है जो किसी भी वर्क के लिए हमेशा अवेलेबल होती है, डैट इज नोन एज फ्री एनर्जी। तो चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा जी आर अवेलेबल इन द प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो आपका होता है, जो भी आपके सेल के अंदर जो भी एनर्जी या जो भी आपके सोर्स आपके अवेलेबल होते हैं, जो किसी वर्क के लिए यूटिलाइज होते हैं, वही रियल में क्या होता है, आपकी फ्री एनर्जी होती है और ये चेंज होती रहती है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट में भी रिलीज आर एब्जॉर्ब। अब इसमें देखा जब कोई भी आपके केमिकल रिएक्शन होंगे तो वहाँ पे या तो हीट रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब होगा, मतलब एक्सर्गोनिक होगा या इंडरगोनिक होगा। इसमें एक वर्ड आता है इंथैल्पी। इंथैल्पी इज द मेजर ऑफ द चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन कंपेयर टू प्रोडक्ट। अब इसमें देखा जाए हीट चेंज की बात हो रही, चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसमें हम लोग कितना हीट कंटेंट चेंज हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। तो वो मेजर करता है, इंथैल्पी द मेजर ऑफ द चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे चेंज, जितने भी आपके हीट चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्शन के लिए, उसको जिससे मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी रिफर ए चेंज इन द रेंडमनेस आर डिसऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे देखा जाए चेंज इन रेंडमनेस या डिसऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो डैट इज नोन एज एंट्रोपी। अब इनमें जैसे हम बात करते हैं, जैसे फ्री एनर्जी हो गया, इंथैल्पी और एंट्रोपी में यदि हम लोग यदि रिलेशन की बात करें, इन सब में क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे टी जो होता है वो टेम्परेचर की बात करते हैं, डेल्टा जी आपकी फ्री एनर्जी बात करें, डेल्टा एच इंथैल्पी, डेल्टा एस की बात करेंगे तो एंट्रोपी। टी जो रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं बच्चों, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में।
केल्विन है, यदि डिग्री सेंटीग्रेड मान डिग्री सेंटीग्रेड दिया, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू दिया गया है 273 से आप क्या उसको ऐड कर देंगे, वही क्या बता देगा, केल्विन बता देगा। जैसे कोई भी सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है, फॉर एनी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी आपका फ्री एनर्जी चेंज आपका नहीं होगा। और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फॉलो जो डेल्टा जी इक्वल टू टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो ये क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो हो गया, जी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एस इक्वल टू डेल्टा एस, या डेल्टा एस इक्वल टू, ये हम लोग इसको फार्मूले को क्या करते हैं, ऐसे आपको मेंशन कर डेल्टा एच अपॉन टी। तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ डेल्टा एस एच एंड डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन एंड द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा एस इक्वल टू इवोपोरेशन। जब हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें डेल्टा एच और एस की, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। लेकिन जब हम उसी बॉइलिंग टेम्परेचर टू डेल्टा एस एंड डेल्टा एस की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वेपराइजेशन। मतलब डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन बाई डेल टी एफ। यहाँ पे यदि वेपराइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बॉइल्ड की बात हो रही है, यहाँ पे लो टेम्परेचर की बात हो रही है, फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात हो रही है। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इससे आपके न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो अगेन मैं आता हूँ कि रिलेशन को अगेन एक्सप्रेस करता हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो हमने लास्ट अभी स्लाइड में देखा था। तो इनके रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इफ द डेल्टा एच इज निगेटिव, यदि डेल्टा एच आपका निगेटिव हो और डेल्टा एच क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव। यदि डेल्टा एच निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डेल्टा एच निगेटिव है एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, देन डेल्टा जी विल बी ऑलवेज निगेटिव। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे किस टाइप के रिएक्शन होंगे, तो बोलेंगे सर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। यदि इनस्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन को एक्सर्गोनिक। मतलब डेल्टा जी यहाँ पे भी निगेटिव होगा, तो हम बोलेंगे सर वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सर्गोनिक। अब यहाँ पे देखा जाए सेकंड पॉइंट में, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज निगेटिव। अब अपोजिट हो गया यहाँ पे, तो डेल्टा जी नेवर निगेटिव, वो डेल्टा जी निगेटिव नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसा होगा, तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आपके इंटरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, या उसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोला जा सकता है यहाँ पे, रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स होगा किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरगोनिक रिएक्शन। अब यहाँ पे डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर निगेटिव, अब दोनों की वैल्यू हमने निगेटिव कर दिया, तो डेल्टा जी विल ओनली बी निगेटिव बिलो कंटेन थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। ठीक, एंड द रिएक्शन इज ओनली स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे बोथ आर निगेटिव, तो डेल्टा जी विल बी निगेटिव, ये भी निगेटिव होगा, तो रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, ओनली स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर का बहुत लो होगा, उसकी क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर की बात। यदि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, तो डेल्टा जी विल बी आल्सो निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे दोनों निगेटिव है, तो भी क्या होगा, डेल्टा जी निगेटिव। हाँ, दोनों पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी विल बी आल्सो निगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड, मतलब एबव, यहाँ पे एबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, और यहाँ पे किसकी बात हो रही, बेलो की, यहाँ पे एबव मतलब एबव द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, एंड द रिएक्शन इज ओनली स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर हाई की बात करेंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर किसकी बात करें, लो की बात करेंगे, तो इस नाते यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर, यहाँ बोले हाई। लो टेम्परेचर कब होगा, तब दोनों वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और हाई टेम्परेचर कब होगा, यहाँ पे आपके एबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड टेम्परेचर पे वर्क होगा, तो दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये एक में टेम्परेचर लो हो गया, दूसरे में क्या होगा, हाई हो गया। मतलब क्या होता है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज क्लासिफाई द एग्जांपल ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अब देखिए हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, यदि एटीपी की हम हाइड्रोलिसिस करें तो एटीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एटीपी की क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, तो क्या होगा, ये हाई एनर्जी से था, क्या होगा, लो एनर्जी भी कर लो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, आपकी क्या हो रही है, आपके ट्रांसफर हो रही है, रिलीज हो रही है।
अब यहाँ पे देखा जाए ADP प्लस PI इक्वल टू क्या बनते हैं ATP। अब देखा जाए जब हम ATP की बात करते हैं, जब यहाँ पे देखा एनर्जी फॉर्मेशन की बात करेंगे, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम होगा तो उसको हम लोग क्या बोल दिया, इंडरगोनिक। ठीक, एंड अकर ओनली व्हेन देयर इज ए सप्लाई एनर्जी एट लीस्ट 7.3 कैलोरी पर मोल, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव। यदि डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिएक्शन कर जाएगा इंडरगोनिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंज्यूम होगा। क्या हो जाएगा बेटा, कंज्यूम। तो यहाँ पे देखिए ATP और का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, ADP प्लस PI यहाँ मिल जा रहा है तो क्या बना दे रहे हैं, ATP बना दे रहे हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखा जाए हम लोगों ने टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो डेल्टा जी इज डिपेंड ऑन एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड करेगी इसके ऊपर, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर देगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट आपका B हो गया, तो A करंट टू B, तो मैथमेटिकली यदि हम लोग इसको ड्राइव करते हैं तो इसका रिएक्शन क्या जाएगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी नॉट प्लस RT, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln B अपान A। B मतलब हो गया प्रोडक्ट और A मतलब होता है रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, देखिए डेल्टा जी नॉट का मतलब हो गया क्या आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आर क्या हो जाएगा बच्चों, गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू यदि हम कैलोरी में कैलकुलेट करेंगे तो 1.987 होता है कैलोरी में। यदि हम लोग जूल में करेंगे तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपको होता है। ये आपका क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। टी टेम्परेचर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, IN मत होता है नेचुरल लॉगरिथम आपके होते हैं, A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और B कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो ये पूरा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू, यहाँ इक्वल का मार्क है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस RT ln B अपान A। ये फार्मूला हो जाएगा, ये बहुत फार्मूला है। अब डेल्टा जी इज रिलीज टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डेल्टा जी रिलेटेड की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा जी इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होगा, एनर्जी चेंज क्या होगा बच्चों, फिर एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln B अपान A। तो एबव रिएक्शन को यदि हम लोग अगेन रिटर्न करें तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर एनर्जी जीरो हो गया। तो डेल्टा जी जीरो, तो डेल्टा डी नॉट प्लस RT आप ln B इक्विलिब्रियम बाई A इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए B और A का इक्विलिब्रियम लिखने मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा इक्विलिब्रियम में है। तो हेंस वी कैन इजीली राइट डेल्टा G इक्वल टू, ये आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इससे नहीं मिलेगा। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, इसको K इक्विलिब्रियम मतलब क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये आपका हो गया, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको बोलेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया। अब हाई एनर्जी कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक, हाई एनर्जी कंपाउंड की बात करते हैं, जब आपके किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ पे एनर्जी यील्ड आपकी होती है। सर्टेन कंपाउंड आर इनकाउंटर इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विच ओनली ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड इट एनर्जी। जब कोई भी आपके कंपाउंड हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। द टर्म हाई एनर्जी कंपाउंड आर एनर्जी रिच कंपाउंड इज द अप्लाई टू सब्सटेंस विच पोजेस सफिशिएंट फ्री एनर्जी टू लिबरेट एट 7 किलो कैलोरी पर मोल एट pH 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी कंपाउंड की बात है। हाई एनर्जी कंपाउंड होता है यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, माने फ्री एनर्जी क्या होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। ठीक है, सफिशिएंट होता है उसी क्या होता है, हाई एनर्जी। अब देखा जाए कंपाउंड विच लिबरेट लेस देन 7 कैलोरी पर मोल मीन्स लोअर देन ATP हाइड्रोलिसिस टू ATP PI आई रिफर टू एज लो। अब यहाँ पे लो की बात करें, लो एनर्जी कंपाउंड मतलब होगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर देन ATP होगा, माने ATP से कम एनर्जी क्या करे, प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, लोअर कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड होते हैं, क्वेश्चन 100% पूछा था, इसको याद कर लीजिएगा, एक गेट में भी और CSI नेट में बहुत बार पूछा गया है। हाई एनर्जी कंपाउंड सिर्फ पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज हाई एनर्जी कंपाउंड। तो हाई एनर्जी कंपाउंड बच्चों कौन सा, इनॉल फॉस्फेट, एसिटिल फॉस्फेट, एसाइल फॉस्फेट, फॉस्फेजेन,
थायोएस्टर, पायरोफॉस्फेट, ये उसके एग्जाम्पल होते हैं। ये जो आपका कंपाउंड आपका है जिसको हम लोग क्या होते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, हाई एनर्जी, मतलब क्या है, जिसके पास हाई अमाउंट के क्या होते हैं, एटीपी होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आप वैल्यू देख सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू। ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी से पूछा जाए कि विच आर द फॉलोइंग इज हाई एनर्जी कंपाउंड, तो वी कैन इजिली टिक द राइट करेक्ट, इनॉल फॉस्फेट, एसाइल फॉस्फेट, फॉस्फेजिन, थायोएस्टर एंड पायरोफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड। लो एनर्जी कंपाउंड की बात करते हैं, ADP प्लस H2O इक्वल टू AMP प्लस PI बनता है। मतलब क्या है, यहाँ पे लो एनर्जी कंपाउंड। ग्लूकोज 1 फास्फेट लो एनर्जी कंपाउंड, प्रोटोज 6 फास्फेट लो एनर्जी कंपाउंड, ग्लूकोज 6 फास्फेट लो एनर्जी कंपाउंड, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट लो एनर्जी कंपाउंड। ये सब कहते हैं दे आर लो एनर्जी कंपाउंड। तो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं लो और हाई एनर्जी कंपाउंड आपके कौन होते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपका जो है ये चार्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ATP ADP साइकिल, इससे भी क्वेश्चन बहुत राइज होते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP इज एसोसिएटेड टू रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तब जब ATP की हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन 7.3 कैलोरी। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज करने मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है रिलीज करना, प्लस का मतलब होता है एब्जॉर्ब। तो वहाँ पे माइनस का मतलब होता है रिलीज, होती एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। द एनर्जी रिलीज इज यूटिलाइज फॉर द वेरियस प्रोसेस लाइक मसल्स कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखा, जब एनर्जी जो रिलीज होता है, ठीक है, या हम बात करें लिबरेट होता है, यूटिलाइज होता है फॉर वेरियस। तो एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन होता है, जैसे आप मसल्स कंस्ट्रक्शन में बात करें, बहुत ATP का यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, हाई अमाउंट की एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड आपकी होती है ATP। तो ATP कैन आल्सो बी एक्ट एज ए डोनर ऑफ हाई एनर्जी। तो हम इसको ATP क्या बोलते हैं बच्चों, डोनर ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट टू लो एनर्जी फास्फेट। हाई एनर्जी फास्फेट होता है, लो एनर्जी फास्फेट, दोनों आपकी इसमें आपके होते हैं। ATP साइकिल इज द फंडामेंटल बेस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज रिएक्शन। किसी भी लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो ATP और ADP ये जो साइकिल होता है, किसी के लिए एनर्जी एक्सचेंज का काम करता है, जिसका टर्नओवर नंबर ATP की हम बात करते हैं वेरी हाई होता है। बहुत, जितने भी कंपाउंड है ATP का क्या बहुत हाई होता है टर्नओवर नंबर। अब ATP की सिंथेसिस यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे आपको देखा जाए हाई एनर्जी फॉस्फेट हो गया ATP, ये आपका ATP का ऐसे चलो एडेनोसिन एडेनोसिन हो गया, ट्राई हो गया, फास्फेट हो गया। तो एडेनोसिन आप क्या हो जाएगा, शुगर मॉलिक्यूल और बेस मिला के एडेनोसिन, और 3 फास्फेट हो गया, इसको क्या जुड़ जाएगा ATP। अब ATP का जब क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्फेट आपका रिलीज होगा। देखिए रिलीज फास्फेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, ADP। देखिए यहाँ पे 3 फास्फेट था, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये जो फास्फेट का वो आपका रिलीज हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ही फास्फेट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, एडेनोसिन डाइफास्फेट। अब यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव क्या होगा, सेलुलर वर्क बायोसिंथेसिस, सेलुलर, यहाँ पे सेलुलर वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ADP कन्वर्ट होगा किस में, ATP में, तो यहाँ पे फास्फेट मॉलिक्यूल अगेन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पे ATP की क्या हो रही है, आपकी सिंथेसिस हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है फास्फेट, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो गया, यहाँ पे इंडरगोनिक रिएक्शन हो गया। इंडरगोनिक में क्या हुआ, ATP की सिंथेसिस हुई फ्रॉम ADP से, मतलब फास्फेट यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, फास्फेट रिलीज हुआ, मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें, और आपके देखा जाए ADP, अब ATP है, फास्फेट रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ADP, फास्फेट ऐड कर दिया तो ATP में कन्वर्ट होगा। तो ये जो फास्फेट जो रिलीज होता है, इसका कंजप्शन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे सर मसल्स कंस्ट्रक्शन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, बायोसिंथेसिस एंड फास्फोराइलेशन में होता है। लेकिन जब यहाँ पे ATP हम कंज्यूम करते हैं तो बोलेंगे क्या, जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है, दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ये चीज आपके होते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे फास्फेट रिलीज हुआ, तो यहाँ पे देखिए कैडमियम फॉस्फेट आपका, मतलब क्या, फॉस्फेट मॉलिक्यूल का क्या कंपाउंड साइड हुआ, और यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, केराटिन आपके बन गए। और इसमें क्या होता है, फॉस्फेट का देखिए यहाँ पे फॉस्फेट यदि ऐड हो गया तो केराटिन, फॉस्फेट रिलीज हो गया तो केराटिन
आपके फॉर्म हो गया, यहाँ केराटिन फॉस्फेट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एटीपी एडीपी साइकिल, जिसमें क्या होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, यूटिलाइजेशन आपका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा और उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन दोनों की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। तो शेयर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है, और शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।